डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीडी क्लास पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.3 का कॉन्सेप्ट। और अगर टाइम बचा तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.3 के सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे। और इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 10.2 और प्रश्नावली 10.1 और बहुत सारे पढ़े हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के वीडियोस। तो अगर आपने इसके पहले कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई हार्डली रिकमेंडेड कि आप पहले जाइए उन सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि उन सारे वीडियो को देखने के बिना बिना देखे आप प्रश्नावली 10.3 के कॉन्सेप्ट को ना तो समझ पाएंगे और ना ही प्रश्नावली 10.3 के सारे क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाओ उन सारे वीडियो को देखो, फिर आओ आप यहां पर प्रश्नावली 10.3 के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो अगर आप उन सारे वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। वहां पर सदिश बीजगणित कक्षा 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.3 के कॉन्सेप्ट का वीडियो, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे। देखो, इसके पहले हम लोगों ने सीखा कि किन्हीं दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। ठीक है, और अब सीखेंगे कि किन्हीं दो सदिशों का कैसे हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो सदिशों का जो गुणा होता है ना वो दो प्रकार से होता है। सदिश का जो गुणा होता है इसको बोलते हैं सदिशों का गुणनफल, और सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार क्या है, तो पहला होता है अदिश गुणनफल, दूसरा होता है सदिश गुणनफल। अब ऐसा क्यों है कि जो सदिश होते हैं उनके गुणनफल दो प्रकार के होते हैं, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि ये क्यों दो प्रकार के होते हैं, और इसके बाद हमको इस वीडियो में पढ़ना है अदिश गुणनफल, और फिर इसके अगले वाले वीडियो में इट मींस प्रश्नावली 10.4 के कॉन्सेप्ट में हमको पढ़ना है सदिश गुणनफल, क्योंकि प्रश्नावली 10.4 पूरी तरीके से सदिश गुणनफल पर डिपेंड है, लेकिन प्रश्नावली 10.3 पूरी तरीके से डिपेंड है अदिश गुणनफल पर। तो आइए देखते हैं। देखो, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पढ़ा कि सदिश राशि एक भौतिक राशि होती है, क्योंकि भौतिक राशियों का एक प्रकार होता है सदिश राशि। होता है कि नहीं? तो अब ऐसी बात बिल्कुल होता है। तो देखो, जब किन्हीं दो सदिशों का मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एक सदिश मिले, समझो पहले आप, जैसे मान लो ये एक सदिश है, ए वेक्टर एक सदिश है और बी वेक्टर भी एक सदिश है। अगर इन दोनों का गुणा करने के बाद भी एक सदिश मिल रहा है, मान लो सी मिल रहा है, तो वेक्टर ये और वेक्टर बी का गुणा करने के बाद अगर सदिश मिल रहा है, यानी वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर वेक्टर मिल रहा है, तो समझ जाओ इस प्रकार के गुणनफल को बोलते हैं क्रॉस गुणनफल। और अगर मान लो ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर नहीं मिल रहा है बल्कि मिल रहा है स्केलर, देखो क्या हो रहा है यहां पर, एक सदिश ये है एक सदिश ये है, यहां पर दो सदिशों का मल्टीप्लाई करने पर सदिश मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल या इसी को बोलते हैं क्रॉस गुणनफल। और सदिश की इंग्लिश होती है वेक्टर, तो इसी को बोलते हैं वेक्टर गुणन, और वेक्टर को गुणन को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो? या क्रॉस प्रोडक्ट। गुणन या गुणनफल बोलने की जगह पर आप प्रोडक्ट बोल सकते हो, प्रोडक्ट माने होता है गुणनफल। देखो, जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर एक सदिश राशि मिले तो इस प्रकार के गुणन को बोलते हैं सदिश गुणन या सदिश प्रोडक्ट या वेक्टर गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं क्रॉस गुणन या इसी को बोल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे देखते हैं। देखो, ये एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, लेकिन जब दो सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि मिले, देखो यहां पर सी एक अदिश राशि है क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा है, तो अगर दो सदिश राशियों का गुणा करने पर एक अदिश राशि मिले तो इस प्रकार के गुणन को बोलते हैं डॉट गुणन। इसको बोलते हैं डॉट गुणन या गुणन को बोलते हैं प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, या इसी को बोलते हैं अदिश गुणन, इसी को बोलेंगे अदिश प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं स्केलर गुणन या इसी को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। देखो, क्योंकि सदिश को बोलते हैं वेक्टर और अदिश को बोलते हैं स्केलर। सदिश की इंग्लिश होती है वेक्टर और अदिश की इंग्लिश क्या होती है? स्केलर। देखो फिर से देखो, दो सदिशों का मल्टीप्लाई करने पे अगर सदिश राशि मिले तो इसको बोलेंगे सदिश गुणन, इसी को बोलेंगे सदिश प्रोडक्ट, इसी को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन अगर दो सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि मिले तो इसको बोलेंगे अदिश गुणन, इसी को बोलेंगे अदिश प्रोडक्ट,
अदिश की इंग्लिश होती है क्या, स्केलर, तो इसको स्केलर गुणन या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये डॉट है तो इसी को डॉट गुणन या डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पर हमको पढ़ना है अदिश गुणन यानी स्केलर गुणन, ठीक है। तो ये स्केलर गुणन क्या होता है, कैसे दो सदिश राशि स्केलर गुणन करते हैं, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद जो प्रश्न नंबर 10.3 है उसके सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट का वीडियो पढ़ा दे रहा हूं, अगर आप इसको समझे तो प्रश्न नंबर 10.3 के सारे क्वेश्चन आप जाकर खुद ही लगा सकते हो, अगर आपने प्रश्न नंबर 10.1 और 10.2 को लगाया है तब, और उसके सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो देखे हैं तब, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट देखने के बाद प्रश्न नंबर 10.3 लगा लेंगे तो ठीक है, नहीं लगा पाओगे तो मैं उसको लगवा दूंगा। लेकिन आई होप कि अगर आपने इसको देखा तो आप प्रश्न नंबर 10.3 के सारे क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे। चलो आ जाओ, देखो इसका यहां पे क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो जैसे मान लो वेक्टर ये और डॉट वेक्टर वी, अगर दो वेक्टर आपस में डॉट गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है एक बार इसका परिमाण एक बार इसका परिमाण। तो देखो वेक्टर ये का अगर परिमाण चाहिए तो क्या करोगे, इसके दोनों तरफ मॉड लगा दोगे, और मॉड जैसे लगाओगे ये तीर गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा ए। मैंने बताया कि किसी वेक्टर का अगर परिमाण चाहिए, क्योंकि वेक्टर होता है वो परिमाण और दिशा से मिलकर बना होता है, तो अगर किसी वेक्टर का परिमाण चाहिए तो क्या करोगे, मॉड लगा दोगे तो परिमाण मिल जाएगा। तो जैसे इसका परिमाण चाहिए तो लिख सकते हो क्या, मॉड में ये, या सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हो क्या ए इंटू बी का परिमाण। अब बी का परिमाण चाहिए तो क्या, या तो ऐसे लिख सकते हो वेक्टर बी मॉड में, या तो सिर्फ लिख सकते हो क्या बी, तो मैं लिख देता हूं बी। और जब डॉट गुणा होता है तो यहां पर आता है कॉस थीटा, लेकिन यहीं पर अगर क्रॉस गुणा होता तो यहां पर आता साइन थीटा, ठीक है। यहां पर आ गया साइन थीटा। क्वेश्चन इज दैट कि ये साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो वेक्टर ये और वेक्टर वी के बीच का कोण होता है, वो थीटा। जो कॉस थीटा में थीटा आया है वो थीटा ए और बी के बीच का कोण होता है। और मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है कि किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का कोण कैसे लेते हैं। तो वेक्टरों का बीच का कोण हमेशा 10 to 10 लेते हैं, हेड टू 10 to हेड नहीं लेते हैं, हमेशा 10 to 10 लेते हैं। जैसे मैं कह दूं ये वेक्टर ये और ये वेक्टर बी, ये कोण थीटा है, तो मैं कहूं इनके बीच का कोण बताओ, तो देखो इसका टेल ये है, इसका टेल ये है, और टेल टेल के बीच में ये कोण बना है, तो यही इन दोनों के बीच का कोण है। लेकिन अगर ये वेक्टर ये ऐसे होता, वेक्टर बी ऐसे होता और ये कोण थीटा होता, तो ये थीटा इनके बीच का कोण नहीं है, क्योंकि ये इसका क्या है, हेड है, और इसका क्या है, टेल है। तो टेल टू हेड द्वारा ये कोण बना है, तो इसलिए ये इन दोनों वेक्टरों का कोण नहीं है, ठीक है। इट मींस कि किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का जो कोण लेते हैं हमेशा 10 to 10 लेते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। हेड टू टेल, टेल टू हेड ऐसा नहीं लेते, हमेशा टेल टू टेल दोनों का पूछ देखते हैं, पूछ मिला हुआ है तो उन्हीं के बीच जो कोण बनता है वही कोण हम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है अदिश गुणनफल। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं वेक्टर P डॉट वेक्टर Q, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये P का परिमाण, फिर Q का परिमाण, और फिर क्या, कॉस थीटा, ठीक है। जहां पे थीटा क्या है, तो P और Q के बीच बना कोण क्या है, थीटा है, और P क्या है, इसका परिमाण है, Q क्या है, इसका परिमाण है, और कॉस तो जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। देखो अगर मैं कह दूं हाथी वेक्टर और डॉट घोड़ा वेक्टर, और इसकी वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा, हाथी का परिमाण इंटू घोड़ा का परिमाण, और फिर क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, हाथी और घोड़ा के बीच बना कोण है थीटा। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी पॉइंट, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतनी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो पढ़ लेते हैं कुछ विशेष चीज सदिश गुणनफल को लेकर के, क्योंकि यही जो विशेष चीज है यही सब आपका हेल्प करेगा प्रश्न नंबर 10.3 को लगाने के लिए। तो आओ फटाफट जो विशेष चीजें हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो देख लो, एक होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो अगर मैं कहूं ये वेक्टर ये है और डॉट ये वेक्टर v है,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या हम पलट के लिख सकते हैं? जैसे सिंपली अगर मैं कहूं 5 गुणे 4, 4 गुणे 5, तो 5 चौक 20, 4 5 20, इसको हम पलट के लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सदिशों में ऐसा नहीं होता है। देखो अदिश राशियों में क्या होता है कि 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 ही आएगा, 20 से ना तो ज्यादा आएगा ना तो कम आएगा। लेकिन सदिश के साथ ऐसा नहीं होता। सदिश में अगर हम 5 4 का गुणा करेंगे तो हो सकता है 50 आ जाए, 5 4 का गुणा हो सकता है 20 आ जाए, 5 4 का गुणा हो सकता है 30 आ जाए। डिपेंड ऑन सिचुएशन, 5 4 का गुणा 20 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, तो जो सदिश का रूल होता है वो अदिश के रूल को फॉलो नहीं करता है। अभी अदिश का रूल क्या होता है? तो जैसे हम लोग सिंपली पढ़ के आते हैं बचपन से लेके आज तक जो मैथमेटिक्स पढ़ के आया है कि 4 5 20, 6 चौक 24, ये सारे बीजगणितीय नियम है, ये सारे मैथ के बीजगणितीय नियम है और अदिश राशियां इन बीजगणितीय नियमों को फॉलो करती है। लेकिन जो सदिश राशियां होती है उनका अपना खुद का नियम होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर नियम। ठीक है, तो सदिश राशियां अपने खुद के नियम को फॉलो करती हैं, वेक्टर नियम के फॉलो करती हैं गुणा भाग जोड़ घटाना के लिए। लेकिन अदिश राशियां क्या होती हैं? फॉलो करती हैं गणितीय नियम। गणितीय नियम माने सिंपल नियमों को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर दो सदिश आपस में अदिश मल्टीपल करें, आपस में डॉट मल्टीपल करें, तो क्या इनको हम पलट सकते हैं? तो देखते हैं कि इनको हम पलट सकते हैं कि नहीं। मतलब इनको हम वेक्टर v और डॉट वेक्टर ये के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि वेक्टर ये डॉट वेक्टर v इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के रूप में अगर लिखा जाए तो सही है कि गलत है। तो देखते हैं फटाफट। देखो जैसे मान लो a और b है, देखो मान लो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर मान लो ये है। ठीक है, और ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक कोण बन रहा है। मान लो ये जो कोण बन रहा है वो कोण कितना है? थीटा है। यहां पर क्या हुआ? ए और बी हमारे पास दो वेक्टर थे, हमने माना ए और बी के बीच क्या होता है? कोण जो होता है वो थीटा होता है। और मैंने पहले आपको बताया कि वेक्टरों के बीच का जो कोण होता है वो टेल टू टेल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो वेक्टरों के बीच का जो कोण है, इसका भी ये टेल है, इसका भी ये, देखो इसका भी ये वाला टेल है, इसका भी ये वाला क्या है? टेल है, क्योंकि ये जो शीर्ष होता है ये हेड होता है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बहुत पहले और बताया है कि हमेशा जो कोण लिया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, क्लॉकवाइज नहीं लिया जाता है। मतलब घड़ी कैसे चलती है? घड़ी चलती है ऐसे, तो कोण को कभी भी ऐसे नहीं लेते हैं, कोण को हमेशा लेते हैं ऐसे। मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर से शुरू करते हैं कोण को लेने के लिए, इधर से नहीं शुरुआत होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ए और बी के बीच का कोण, तो ए से शुरू करना, इधर से उठना है, समझो पहले इधर से उठना, इधर से नहीं उठना कि बी से एक ही हो रहा हो, बिल्कुल नहीं। ए से उठना है और घड़ी के सुइयों के विपरीत जाना है। तो घड़ी की सुइयां इधर आती है, हमको इधर जाना है, तो हम इधर जाएंगे। तो देखो यहां पर पहुंच गए, तो ये हो गया कोण थीटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक बार क्या हो जाएगा? इसका परिमाण ये, इसका परिमाण क्या? v, और cos थीटा माने क्या? इनके बीच का कोण, तो कोण क्या है? थीटा इज इक्वल टू वेक्टर v डॉट वेक्टर ये, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जो b है इसका परिमाण क्या होगा? v, जो ये है उसका परिमाण क्या होगा? a, b a, और cos थीटा। अब देखो अभी तक क्या था? अभी तक था कि a और b के बीच का कोण हम लोग लिए थे, लेकिन अब की बार क्या करना है? b और a के बीच का कोण लेना है। समझो पहले यहां पर a और b का बीच का कोण लेना था, इसलिए मैंने क्या किया? a से उठा और घड़ी के सुइयों के विपरीत b तक गया। वैसे यहां पर क्या करना है? b से उठना है और घड़ी के सुइयों के विपरीत a तक जाना है। तो b जाओ, b पकड़ो, तो b यहां पर है। अब b से a तक जाना है, तो जाने के दो रास्ते हैं, एक घड़ी के सुइयों की दिशा में और एक घड़ी के सुइयों के विपरीत। तो हमको जाना कहां पर है? हमको जाना है घड़ी के सुइयों के विपरीत। तो देखो घड़ी की सुइयां तो ऐसे आती है, तो हमको विपरीत जा रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है। तो b और a के बीच का जो कोण है वो ये कोण है, ये कोण। ठीक है, तो वही कोण यहां पे लिखना है। अब देखो ये पूरा जो कोण है वो 360 है, और 360 में से अगर हम इस थीटा को निकाल दें, 360 में से अगर हम थीटा को निकाल दें तो हमको मिल जाएगा ये माने क्या? 360 माइनस थीटा। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये है ए बी कॉस थीटा बराबर, ये सही से लिखो, ए बी
कॉस, देखो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो आई होप कि ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़ा है। देखो यहां पर ये जो चीज ये है सेम चीज वही ये भी है। इसका मतलब अगर हम इसको पलट के मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की वैल्यू सेम सेम होती है। लेकिन ये होता है अदिश गुणनफल में। अगर यही सदिश गुणनफल होता ना तो अगर ऐसे आप कर देते तो पूरी तरीके से गलत हो जाता। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ये नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई दो सदिश आपस में मल्टीप्लाई करे, देखो जब भी वेक्टरों का डॉट गुणा किया जाए तो उनके हम क्रम को पलट सकते हैं, क्रम को पलटने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब क्रम को पलटने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इट मींस कह सकते हैं कि वेक्टरों का डॉट गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी वेक्टरों का डॉट गुणनफल, वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखो यानी अगर मैं ऐसे कह दूं वेक्टर ये डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर डॉट ये वेक्टर, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अगर मैं कह दूं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर और डॉट पी वेक्टर, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, क्योंकि वेक्टरों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा सदिश गुणनफल का ये पहला पॉइंट जो बहुत हेल्प करेगा प्रश्नावली 10.3 में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पहला हम लोगों ने सीखा कि वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। देखो सेकंड क्या है, अगर मैं कह दूं वेक्टर ये और डॉट वेक्टर वी, देखो यहां पर हमारे पास दो सिचुएशन, मैं आपको पहले से बता दूं सिचुएशन 3 होते हैं, लेकिन मैं दो सिचुएशन की बात करूंगा। देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर भी है। देखो अगर आपने क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स पढ़ा है ना तो आपको अच्छी तरीके से सब मालूम होगा। और अगर आपने क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स पढ़ा है तो आप प्रश्नावली 10.3 के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, बशर्ते एक नियम, एक पॉइंट को छोड़ करके एक क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप आपने 11 में नहीं पढ़ा था, और प्रक्षेप वाले क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो अगर आपने क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स पढ़ा है तो। फिजिक्स में लेसन 4 जो भी वेक्टर वाला चैप्टर था। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहां पर मैं सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करा दे रहा हूं। तो आओ देखते हैं। देखो यहां पर अगर दो वेक्टर इस प्रकार के लिखे तो इनको बोलते हैं समांतर वेक्टर। और अगर ये समांतर हैं तो मतलब कहीं काट नहीं रहे हैं, तो काट नहीं रहे हैं तो कोण बनेगा नहीं, क्योंकि कोण का मतलब क्या होता है, कोण का मतलब होता है कोना, क्योंकि अड़ा को ना भी पढ़ते हैं तो ये हो गया कोण, कोण माने कोना, और जब कटेंगे नहीं तो कोना बनेगा कहां, और समांतर है तो कोण बनेगा नहीं। और वैसे भी कोण जो लेते हैं वो टेल टू टेल लेते हैं, तो कहीं पे कट नहीं रहा है, कोना बन नहीं रहा है, मतलब कोण बनेगा नहीं, तो कोण क्या है, थीटा है। तो जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच का कोण क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर लंबवत हो, लंबवत हो माने क्या, देख लो ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो दो वेक्टर अगर लंबवत है तो इनके बीच का कोण कितना है, 90 होगा। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। और एक कंडीशन और होता है कि जब दो वेक्टर परस्पर विपरीत हो तो विपरीत का यहां पर कोई भी काम नहीं है, बस दो ही कंडीशन का काम है। पहला कि दो वेक्टर परस्पर समांतर हो तब क्या होगा, और दो वेक्टर परस्पर लंबवत हो तब क्या होगा। तो देखो यहां पर क्या है, दो वेक्टर परस्पर समांतर तो थीटा बराबर 0, दो वेक्टर परस्पर लंब हो थीटा इक्वल टू क्या, 90। तो पहला हम बात कर रहे हैं कि जब दो वेक्टर परस्पर क्या हो, समांतर हो। तो आ जाओ, इसका मतलब क्या होगा, एक बार इसका परिमाण तो क्या हो जाएगा ये, एक बार इसका परिमाण क्या हो जाएगा v, फिर cos थीटा माने इनकी बीच का कोण, और चूंकि ये परस्पर समांतर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। चलो a b और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आ गया a इंटू बी, वेक्टर ये डॉट वेक्टर v बराबर इतनी पॉइंट कब आई, जब दोनों वेक्टर परस्पर समांतर थे तब। अगर समांतर नहीं होता तो ये वाला पॉइंट नहीं आता। तो यहां पर क्या हमको देखने को मिला, तो यहां पर हमको ये देखने को मिला कि अगर कोई दो वेक्टर
परस्पर अदिश गुणन कर रहा है, परस्पर डॉट गुणा कर रहा है, तो अगर इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल क्या होगा, इनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर आएगा। यानी अगर मैं कह दूं p वेक्टर डॉट q वेक्टर और मैं कह दूं ये परस्पर समांतर हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाण p, इसका परिमाण q, बस। ठीक है, देखो अगर मैं कह दूं वेक्टर m डॉट वेक्टर m और मैं कह दूं ये परस्पर समांतर है, तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाण m और इसका परिमाण क्या क्या। अगर मैं कह दूं x वेक्टर और डॉट y वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक बार इसका परिमाण x, एक बार इसका परिमाण y, बस। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने सीखा कि ये क्रम में नियम को फॉलो करता है, और सेकंड हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई भी दो वेक्टर परस्पर समांतर है तो उनके बेशक कोण क्या होता है, उनके बेशक कोण होता है थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या, 0। तो ऐसे में उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट सेकंड रहा है। अब चलते हैं पॉइंट थर्ड की ओर कि जब दो वेक्टर परस्पर कैसे हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तब क्या होगा। देखो यहां पर जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर जब भी कहेगा कि वेक्टर परस्पर समांतर है, तो आप फटाफट कहोगे इतना वेक्टर क्रम और डॉट गुणा करेगा, तो आप उनके क्रम को पलट सकते हो। ठीक है, और अगर दो वेक्टर परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, तब कैसे आप लगाओगे। तो देखो अगर मैं कह दूं वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, और मैं कहूं दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो पहले इसका फॉर्मूला रख दो, इसका परिमाण ये, इसका परिमाण v cos थीटा, और दोनों लंबवत हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। ये हो गया av, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। av गुणे 0 बराबर क्या आ गया, 0। इट मींस वेक्टर ये डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परस्पर डॉट गुणा कर रहे हैं और वो परस्पर लंबवत है, तो उनका डॉट गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। यानी अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत है तो उनका डॉट गुणनफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं वेक्टर p डॉट q और ये परस्पर लंबवत है, इज इक्वल टू 0। वेक्टर x डॉट वेक्टर y और ये परस्पर लंबवत है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैं कह दूं वेक्टर m और डॉट वेक्टर n, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, यानी पॉइंट थर्ड रहा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहीं पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, प्रक्षेप। और अगर आपने ये प्रक्षेप समझ लिया तो समझ जाओ, फिर प्रश्नावली 10.3 के सारे क्वेश्चन आप लगा ही ले जाओगे। आओ देखते हैं प्रक्षेप। अब ये प्रक्षेप क्या होता है, तो प्रक्षेप बहुत ही सिंपल है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, बस समझ जाओगे आप। देखो अगर दो वेक्टर डॉट गुणा कर रहे हैं तो प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। देखो अगर मान लो कोई दो वेक्टर है, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर v है। अगर कहे वेक्टर ये का वेक्टर b पर प्रक्षेप, और पहले तो एक चीज मैंने आपको बता दिया कि अगर ये वेक्टर q है, इसका परिमाण चाहिए तो खाली मोड लगा दो, अपने आप परिमाण मिल जाएगा। इसी को परिमाण बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है p। ठीक है, तो अगर कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ये और वेक्टर v, और क्वेश्चन कहे कि a का b पर प्रक्षेप निकालो, तो कुछ नहीं कहना है, a का b पर निकालना प्रक्षेप ना। तो सबसे पहले चाहे a का b पर प्रक्षेप निकालना हो, चाहे b का a पर प्रक्षेप निकालना हो, सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे, डॉट गुणा कर देंगे। यानी वेक्टर ये और डॉट वेक्टर v, चाहे a का b में करो चाहे b का a में करो, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं, सब इक्वल है। अब अगर वेक्टर ये का b पर प्रक्षेप निकालना है तो b का जो परिमाण है उसको नीचे रख देना है। अब देखो ये जो है ये इस b का परिमाण है, क्योंकि इसको चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी बोलते हैं b का परिमाण, और इसी को बोलते हैं a का b पर प्रक्षेप। अगर कहता b का a पर, समझो पहले बात समझो, किसका किस पर, जिस पर कहेगा प्रक्षेप उसका परिमाण नीचे रख देंगे, बाकी ये चीज तो रहेगा ही रहेगा। अगर कहता b का a पर प्रक्षेप निकालो, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला चीज तो रहता ही रहता, वेक्टर ये डॉट वेक्टर b, a पर प्रक्षेप निकालना है तो a वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा।
यानी ए का परिमाण नीचे हो जाएगा, या खाली इसको ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो मान लो दो वेक्टर P और Q है और ये कहे Q का P पर प्रक्षेप निकालो, तो क्या करोगे? सबसे पहले दोनों का अदिश गुणनफल करोगे, यानी P वेक्टर और डॉट Q वेक्टर सबसे पहले क्या करना है? अदिश गुणनफल कर लेना है। इसके बाद क्या कह रहा है? Q का P पर, तो P पर कह रहा है तो जिस पर कह रहा है वो नीचे उसका परिमाण लिख दो, यानी वेक्टर P का परिमाण लिख दो, इसी को बोलेंगे Q का P पर प्रक्षेप। ठीक है, देखो यहां पर मेन पॉइंट क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर दिया है और कहे कि एक का दूसरे पर प्रक्षेप निकालो, सबसे पहले दोनों का अदिश गुणनफल कर देना है, उसके बाद जिस पर प्रक्षेप निकालना है, जिस पर निकालना है उसी का परिमाण निकाल ले लेना है, जिस पर, जिसका नहीं, जिस पर उसका परिमाण ले लेना है, उसी को नीचे से भाग कर देना है, उसके बाद जो भी आएगा उसका उस पर प्रक्षेप आ जाएगा। तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, बिल्कुल। तो इस तरह हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट और भी सीख लिया। ठीक है, अब चलो फटाफट हम बात कर लेते हैं एकांक वेक्टर का। देखो हम लोग जानते हैं हमारे पास 3 एकांक वेक्टर होते हैं जो अक्षों पर होते हैं। वैसे तो एकांक वेक्टर आप किसी को बना सकते हो, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, किसी के ऊपर अगर आप कैप लगा देते हो तो वो बन जाता है एकांक वेक्टर। लेकिन अगर हम अक्षों की बात करें, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो इन तीनों अक्षों पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 एकांक वेक्टर है, एक आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। आई कैप कहां पर होता है? एक्स अक्ष पर। जे कैप कहां पर होता है? वाई अक्ष पर। और के कैप कहां पर होता है? जेड अक्ष पर। देखो फटाफट देखो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है? जे कैप। और जेड अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है? के कैप होता है। अब देखो ये जो एकांक वेक्टर है इनका भी अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल मींस डॉट गुणनफल, इट मींस स्केलर गुणनफल। तो अगर आप ये समझ जाते हो स्केलर गुणनफल, तो समझ जाओ कि अदिश गुणनफल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अदिश गुणनफल देखो अभी तक क्या था ना, अभी तक ये था कि मान लो कोई दो वेक्टर ए कैप दिया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, इनका गुणा करना है तो कर ले जाओगे। लेकिन मान लो जो वेक्टर ये की वैल्यू दिया है वो आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में दिया हुआ है। वेक्टर बी की वैल्यू भी आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में दिया है। तब इनका अगर अदिश गुणनफल करना है, यानी वेक्टर ये और डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमको ये आना चाहिए कि आई कैप गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, जे कैप गुणा करेगा तो क्या बनेगा, के कैप गुणा करेगा तो क्या बनेगा। ये हमको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो इसका हम गुणा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं कह दूं आई कैप और डॉट जे कैप, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोनों का डॉट गुणनफल हो रहा है। इन दोनों का क्रॉस गुणनफल भी होता है, लेकिन क्रॉस गुणनफल चूंकि अभी हमको पढ़ना नहीं है, क्रॉस गुणनफल पढ़ना है आगे आने वाले प्रश्न नंबर 10.4 में। अभी बस सिर्फ पढ़ना है डॉट गुणनफल यानी अदिश गुणनफल, तो उसको पढ़ लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा इसका परिमाण यानी आई कैप का परिमाण क्या हो जाएगा 1, इसका परिमाण यानी क्या 1, और कॉस थीटा, तो इनके बीच का कोण क्या होता है, तो आई जे के बीच का कोण क्या है 90, तो ये 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप जे इंटू के करोगे, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। के कैप इंटू आई कैप करोगे, के कैप डॉट आई कैप इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, यानी अगर इन तीनों में से किन्हीं दो का डॉट गुणनफल कर रहे हो, बस अपने ध्यान देना कि वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहां पर क्या है आई और जे कैप का गुणा किए हो तो क्या आया है, तो आई और जे कैप का गुणा किए हो तो 0 आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, बस अपने डॉट गुणा होना चाहिए और अलग अलग होने चाहिए। ध्यान देना, अगर यही क्रॉस गुणा होता तो इनकी वैल्यू 0 नहीं आती। ठीक है, तो गुणा जो हो रहा है वो डॉट गुणा होना चाहिए और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। देखो डॉट गुणा हो रहा है, दोनों अलग अलग है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। डॉट गुणा हो रहा है, दोनों अलग अलग है, वैल्यू क्या आ गई 0। वैसे अगर हम जे कैप डॉट आई कैप करें तो इनकी वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि देखो
बीच में डॉट है और ये दोनों अलग अलग है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मान लो कोई एक वेक्टर है, जैसे मान लो यहां पर क्या था अभी, जे कैप आई कैप था, के कैप आई कैप था, दो अलग अलग थे, लेकिन अगर सेम सेम होता तो क्या होता, अगर एकांक वेक्टर आई कैप डॉट गुणा करे तो क्या होगा, जे कैप डॉट गुणा करे तो क्या होगा, के कैप डॉट गुणा करेगा तो क्या होगा। तो ये सीखने से पहले आइए हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर, सही में कोई वेक्टर खुद से गुणा करे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो वो देख लेते हैं। देखो मैंने आपको इसी यहां पर बताया नहीं, इसके पहले मुझे बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यहां पर देख लेते हैं। देखो अगर मैं कहूं वेक्टर ये और डॉट वेक्टर ये, तो यहां पर क्या हो रहा है, वेक्टर ये का वेक्टर ये में ही अदिश गुणा हो रहा है। इसी को बोलते हैं स्वतः अदिश गुणनफल। यानी अगर मान लो वेक्टर ये बराबर कुछ दिया हुआ है और कहे कि स्वतः अदिश गुणनफल करो, तो इसका मतलब होता है इसी का इसी में अदिश गुणनफल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक बार इसका परिमाण a, एक बार इसका परिमाण ये, फिर cos थीटा माने इनके बीच का कोण, और ये दोनों सेम है, तो ये अपने साथ क्या कोण बनाएगा, तो अपने साथ बनाएगा 0 कोण। देखो हर वेक्टर अपने साथ कौन सा कोण बनाता है, 0 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं खुद को कैसे काट पाऊंगा, क्योंकि जब तक काटूंगा नहीं तब तक कोना नहीं बनेगा तो कोण नहीं बनेगा, क्योंकि जहां भी कोण होता है वहां पर कोना बन जाता है, कोना बनेगा तभी कोण बनेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं क्या खुद को काट सकता हूं, नहीं काट सकता हूं, तो हर बंदा अपने से 0 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोण 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। चलो ये a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 आ गया, गुणा करोगे तो आएगा a स्क्वायर। यानी अगर कोई एक वेक्टर का खुद में अदिश गुणनफल करें तो उसकी वैल्यू उसी के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, यानी अगर मैं कह दूं p वेक्टर और डॉट q वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो सॉरी q वेक्टर नहीं, p वेक्टर और डॉट p वेक्टर, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी इसी के स्क्वायर के बराबर मिलेगी। अगर मैं कह दूं q वेक्टर डॉट q वेक्टर, तो इसकी वैल्यू इसी के स्क्वायर के बराबर मिलेगी। इसी को बोलते हैं स्वतः अदिश गुणन। देखो क्या हो रहा है, ये p वेक्टर है ना, अब p वेक्टर अगर ऐसे गुणा कर दे तो इसको यहां पे डॉट है तो इसको बोलेंगे अदिश गुणनफल, लेकिन खुद के साथ हो रहा है तो इसको बोलेंगे स्वतः, खुद के साथ होगा तो बोलेंगे स्वतः अदिश गुणनफल, और इसकी वैल्यू इसी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये इसका 3-4 कॉन्सेप्ट इधर हो गया। अब आते हैं इधर। देखो अभी तक देख रहे थे कि जब दो अलग अलग हो तो उनका डॉट गुणनफल क्या होता है। अब देखेंगे कि अगर दो सेम है तो उनका डॉट गुणनफल क्या होगा। देखो जैसे मान लो ये है आई कैप और ये डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक बार इसका परिमाण 1, एक बार इसका परिमाण 1, और cos थीटा माने आई खुद के साथ क्या कोण बनाएगा, 0 डिग्री का, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सब 1 हो गया, बराबर आ गया 1। ठीक है, अब देखो अगर मैं कह दूं जे कैप डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, सिंपल है। अगर मैं कह दूं के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इट इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो अगर आई कैप जे कैप और के कैप की बात की जाए तो अगर ये सेम सेम रहेगा तो गुणा 1 आ जाएगा, लेकिन जैसे विपरीत हुआ इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेकिन इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, तो वो ये है कि अगर दो वेक्टर दिए हैं और वो आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में दिया है तो उनका अदिश गुणनफल कैसे करेंगे हम। समझो पहले, अगर कोई दो वेक्टर दिया है, अभी तक क्या था कि दो वेक्टर दिए रहते थे लेकिन वो आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में नहीं दिया रहता था, लेकिन यहां पर दो वेक्टर ऐसे रहेंगे जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जोड़, कि अगर कोई दो वेक्टर दिया है आई कैप जे कैप के रूप में के कैप के रूप में, तो उनको कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, उनका हम लोगों ने नियम पढ़ा था। वैसे ही अगर कोई दो वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में दिया है तो उनका अदिश गुणनफल कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। देखो इट बहुत सिंपल है, ये कैसे करेंगे देखो। जैसे मान लो, बशर्ते उसके लिए ये वाली चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको आएंगी
तभी आप कर पाओगे उनका गुणनफल। तो देखो जैसे मान लो मैं कह दूं वेक्टर ये बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ये जेड के कैप। फिर कह दूं वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक है, अगर इसका और इसका हम लोग करें डॉट गुणनफल तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ये और डॉट वेक्टर बी बराबर, देखो वेक्टर ये की वैल्यू क्या है, ये पूरा है, तो क्या करेंगे वेक्टर ये की वैल्यू जो भी यहां पे रखो, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ये जेड के कैप। इतना यहां पे डॉट है तो यहां पे लिख दो डॉट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की जो भी वैल्यू है यहां पे रखो, क्या है वैल्यू, तो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक है, देखो इसके बाद क्या करोगे, तो ये है ए वेक्टर और ये है डॉट बी वेक्टर बराबर, देखो एक बार इस पूरी का गुणा इसमें 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 करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें इसमें और इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें इसमें और इसमें करेंगे। तो आ जाओ, देखो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो सिंपल सी बात है, ए एक्स और बी एक्स तो साइड साइड में हो जाएंगे, क्योंकि ए एक्स और बी एक्स तो एक संख्या है। ठीक है, तो ये एक संख्या है, तो ये और ये आसपास में हो जाएंगे, ए एक्स और ये क्या हो जाएगा, बी एक्स। देखो ये आई और आई अभी पढ़ गया, सेम सेम गुणा करेगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये आई कैप डॉट गुणा करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो गुणे 1 कर देंगे। ठीक है, 1 करेंगे तो 1 गुणा करेंगे तो यही आएगा, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो यहां पर देखो प्लस है, यहां भी प्लस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहां पर ए एक्स है, यहां पर बी वाई है, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई। सबसे पहले जो संख्या और संख्या है ना उसको गुणा कर लेना है, संख्या संख्या गुणा कर लिया, अब करेंगे वेक्टरों का वेक्टरों में गुणा, तो ये आई कैप और जे कैप और गुणा करेगा डॉट, तो पढ़ के आया डॉट रहेगा, विपरीत रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या हो जाएगा आई और जे अलग अलग है, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0। अब 0 हो जाएगा तो गुणा करेंगे ये पूरा गायब हो जाएगा। वैसे इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये ए एक्स और वी जेड का गुणा हो जाएगा, फिर आई और के कैप का जब गुणा होगा तो ये और ये अलग अलग है, तो फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर जो मिलेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका जब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये ए वाई है तो यहां पर ए वाई कर दो, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो ये संख्या है, ये भी संख्या है, तो इसका गुणा इसमें करोगे। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर जे का आई में करोगे तो जे और आई अलग अलग है तो 0 हो जाएगा, तो पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका जब इसमें करोगे तो ए वाई और बी वाई हो जाएगा, देखो ए वाई और बी वाई हो जाएगा, जे का जे में करोगे सेम सेम है, वैल्यू 1 आएगी, 1 से गुणा करोगे तो फिर यही आ जाएगा, फिर प्लस इसका इसमें करोगे तो देखो इसका तो इसमें हो जाएगा, फिर के का जब आई में होगा तो ये अलग अलग है, गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, इसका जब इसमें करोगे तो इसका तो इसमें हो जाएगा, लेकिन के का जब जे में करोगे तो अलग अलग है, क्या हो जाएगा 0। अब ए जेड का देखो यहां पर प्लस प्लस तो प्लस आ गया, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ए जेड और ये है बी जेड, के का के में करोगे सेम सेम है, 1 आएगा तो 1 से गुणा करोगे यही हो जाएगा, यानी वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी की वैल्यू देख लो क्या मिल गई। देखो अब क्या करना है, जैसे मान लो सवाल में आप बैठे हो या सवाल लगा रहे हो, तो अगर वेक्टर ये बराबर इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर इतना दिया है, तो अब डॉट गुणा अगर ऐसे सबका गुणा करोगे तब भी तो आंसर आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो मैंने गुणा करके ये फॉर्मूला प्राप्त किया है, आप हमेशा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ये फॉर्मूला क्या है, तो देखो यहां पर 2 वेक्टर था और मैंने क्या किया कि दोनों वेक्टरों का डॉट गुणा कर दिया, और डॉट गुणा करने के बाद यहां पर क्या मिला, तो देखो यहां पर आई कैप था, तो आई कैप के जो बगल में है यानी एक्स वाला घटक उनका देखो गुणा किया गया है, एक्स वाले घटक का गुणा किया गया है, ए एक्स बी एक्स किया गया कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है
बिल्कुल किया गया है। अब देखो यहां पर देखना है कि प्लस प्लस चिन्ह देखना है, उसके साथ गुणा करना है, ठीक है, बीच में लगा देना है प्लस, लग गया। अब देखो जे कैप है और जे कैप के बगल में क्या है, ए वाई है, जे कैप के बगल में बी वाई है, इनका गुणा कर दो बस, फिर बी प्लस लगा दो, के कैप इसका और इसका गुणा कर दो बस, और सभी को जोड़ दो। यानी जो संगत घटक है उन्हीं का गुणा किया गया है। जैसे मान लो ये और ये संगत घटक है तो इनका गुणा किया गया है, ये और ये संगत घटक है तो इनका गुणा किया गया है, वैसे ये और ये संगत घटक है तो इनका गुणा किया गया है। यानी संगत घटकों का गुणा किया गया है और गुणा करके उनको जोड़ लिया गया है, बाकी जो मिला है उन्हीं को बोलेंगे दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल। यानी किन्हीं भी दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन वेक्टरों के संगत घटकों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको फटाफट समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जैसे मैं कह दूं वेक्टर ये बराबर 3i कैप 2j कैप 1k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप 3j कैप और 2k कैप। अगर वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे, ये आई कैप है, 3 दुनाए 6, 3 दुनाए 6, 2 कन्यम 2, 6 से 12, 2 14 और ये मिल गया दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो बिल्कुल, तो ये हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा एक बार फटाफट फिर से रिवीजन करा देते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा अदिश गुणनफल क्या होता है, ठीक है, फिर देखा कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, फिर देखा कि अगर लंबवत है तो इनका गुणनफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और अगर समांतर है तो उनका गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। और फिर देखा कि अगर खुद उसी का उसी में गुणा करोगे, स्वतः अदिश गुणनफल करोगे तो उसकी वैल्यू उसी के वर्ग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा आई कैप जे कैप और के कैप का, तो अगर सेम इसमें रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अगर अलग अलग रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर देखा कि अगर कोई दो वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप के रूप में दिया है और उनका करते हैं अदिश गुणनफल, तो उनका अदिश गुणनफल उनके संगत घटकों के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। तो ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 10.3 का। और अगर आप इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो प्रश्नावली 10.3 के जितने भी क्वेश्चन आप पानी की तरह लगाओगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.3 के साथ। तो प्रश्नावली 10.3 का वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और फिर मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।